मैं अपने प्रिय शिक्षक डॉक्टर विशाल वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाने की आज्ञा दी, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, मेरे पिता का नाम श्री छोटेलाल है, मेरी माता का नाम श्रीमती मैना देवी। मैंने हाई स्कूल और इंटर जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर सीतापुर से किया था। ये दोनों मेरे कॉमर्स से ही थे और मैं यहाँ पर बीकॉम में एडमिशन लिया तो मुझे सबसे पहले मेरे प्रिय डॉक्टर विशाल सर वर्मा जी से मुलाकात हुई, तो उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर क्लासें वहाँ जाली वाले रूम में चल रही थी, इसके लिए वहाँ पर तो बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तो सर ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि उनको एप्लीकेशन लिखा, तो यह रूम उनकी आज्ञा से मिला है, तो यह वाणिज्य वर्ग के लिए है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं अब कुछ चर्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर करना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र से आशय, अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है जो मूल्य उद्देश्यों से मनुष्य का विकास करना होता है। मनुष्य का विकास करना होता है और मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करता है और मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करना है। मनुष्य दिन में नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक, सामाजिक आदि जैसे क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं के किंतु मनुष्य अपने जीवन का अधिकतम भाग आर्थिक क्रियाओं पर व्यतीत कर देता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यदि हम अपने चारों तरफ देखें तो मनुष्य में कुछ न कुछ कार्य करता हुआ दिखाई देता है। जैसे खेत में किसान, फौज में जवान और विद्यालय में टीचर या अध्यापक, अस्पताल में डॉक्टर आदि तरह की क्रियाएं करता है। इन सभी क्रियाओं का करने का एक स्पष्ट कारण स्पष्ट किया गया है कि रोटी कपड़ा मकान आदि को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह मनुष्य नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। वेरी गुड अमित जी। बेटा आपको एक प्रश्न दिया गया था, मांग का नियम पढ़ाया भी गया था जी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, परिभाषित करिए कि मांग का नियम क्या है, और अगर आपको याद हो अपवाद तो एक दो अपवाद भी बता दीजिए जी। मांग के नियम में प्रोफेसर पेंशन के अनुसार मांग में 3 बातें बताते हैं। नंबर 1, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरी बात, वस्तु को प्राप्त करने के साधन, और वस्तु को खर्च करने का तात्पर्य होना चाहिए। और नियम बताइए मांग का क्या है, मांग का नियम क्या कहता है, किसके बीच में संबंध बताता है? नियम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि वस्तु की मांग बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी, और यदि वस्तु की मांग घटेगी तो मांग की मूल्य कीमत घटेगी तो मूल्य बढ़ेगा। मूल्य कम होने पर मांग बढ़ेगा। मूल्य कम होने पर मांग बढ़ेगी। हाँ बेटा, ऐसा क्यों होता है बेटा? ये सामान्यता आप अगर देखेंगे तो मूल्य बढ़ने पर, जैसे सामान्य वस्तुएं होती हैं तो मूल्य बढ़ने पर लोग कम कर देते हैं ना जी। ऐसा क्यों करते हैं मांग? क्योंकि सर जैसे कि हम पहले कॉफ़ी पी रहे थे। जी बेटा। जब कॉफ़ी पी रहे थे तो कॉफ़ी की प्राइस 10 रुपये थी। अच्छा। और चाय की प्राइस 5 रुपये थी। अच्छा। तो कॉफ़ी की प्राइस 12 रुपये जब बढ़कर हो गई तो हम चाय पीने लगे। अच्छा, इनका तात्पर्य ये भी है कि मान लिया किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा तो वो व्यक्ति अन्य सेवाएं ढूंढने लगता है या अन्य वस्तुएं ढूंढने लगता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए ना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मांग में कमी आ जाती है ना। प्रमुख कारण यह है बेटा इसका कि जो मूल्य बढ़ने से आय में एक तरीके से कहीं ना कहीं जो क्रय शक्ति होती है उसका ह्रास होता है ना। उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाती है ना।
भाई कोई वस्तु 10 रुपये में था और 100 रुपये तुम्हारे पास है तो कितने खरीद लोगे? 10 खरीद लोगे। अब वही वस्तु 20 का हो गया तो आपकी क्रय शक्ति 50% कम हो गई, आप केवल 5 खरीद पाएंगे। अब आप इसको कुछ अपवाद बता सकते हैं बेटा? इस नियम के कोई अपवाद है? पूरक वस्तु कीमतों में और वृद्धि में कमी की आशा होनी चाहिए। हाँ, मान लिया अगर आशा है कि वृद्धि और होने वाली है, मूल्य बढ़ने पर भी मांग और बढ़ जाती है। जब वर्तमान में कीमतें बढ़ी हों तो लेकिन लोगों में यह आशा हो कि भविष्य में कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं, तो वह भविष्य के। इसके अलावा दूसरा अपवाद क्या है? अज्ञानता। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अकाउंट्स पे आ जाइए, लेखांकन पर। इसको बंद कर दीजिए। लेखांकन का एक सिद्धांत है बेटा, पढ़ाया गया था आपसे, मुद्रा माप का सिद्धांत या मुद्रा माप की अवधारणा। वो अवधारणा क्या है बताइए? हम पहले इस पर गुडविल की चर्चा करेंगे। गुडविल पर चर्चा करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो एक प्रश्न जो पूछा मैंने उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। ख्यात एक गुडविल का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ कि ख्यात एक आदर्श स्थायी संपत्ति। ख्यात एक आदर्श स्थायी संपत्ति। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, पर इसे समझा जा सकता है। यह प्रसिद्ध ईमानदारी और सच्चाई पर है। इसे व्यापार। अच्छा, गुडविल निकालने के कुछ तरीके बताए गए थे जी। कितने तरीके हैं बता दीजिए। गुडविल 5 प्रकार से निकाली है। कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1 औसत लाभ विधि। ठीक है। और अधिलाभ विधि। ठीक है। वर्षकीय विधि। ठीक है। पूंजीकरण विधि। ठीक है। हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति भी निकाली जा सकती है। छिपी हुई ख्याति क्या होती है? छिपी हुई ख्याति जिसे सर यदि कोई साझेदार आता है, गुडविल उसकी पूंजी में छिपी होती है, आर्थिक चिट्ठे में। अच्छा सर, उसके पूंजी में लगा कि छिपी होती है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि जब कोई साझेदार आ रहा है तो जिस आधार पर उसको हम किसी लाभ का भाग दे रहे हैं तो उस आधार पर पूंजी क्या है पूरे साझेदारों की निकालते हैं, और वास्तविक पूंजी कितनी लगाई गई है, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम छिपी हुई ख्याति कहते हैं। चलिए अमित कुमार जी, अब आपसे अंतिम प्रश्न है। आपका प्रेजेंटेशन आपने दिया, आपका प्रेजेंटेशन और बोलने का अनुभव कैसा रहा? उसमें सर, यहाँ पर मेरा बोलने का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार यहाँ पर बोल रहा हूँ। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं विशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।